वेलकम टू माई चैनल JIB एंड CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग रिटेल बैंकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। बेसिकली ये जो मैं नोट्स बनाया हूँ वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड ये नोट्स हैं। यानी कि आप यदि मेरे जो ये 9 या 10 पेज के नोट्स हैं उसे यदि आप कवर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको 10 से 20 मार्क्स तो पक्का है रिटेल बैंकिंग का, क्योंकि बार बार रिपीट होगा वो कॉन्सेप्ट। और उससे क्वेश्चन मैंने देखा, पहले प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया और फिर ये नोट्स आपके लिए बनाया हूँ, ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब के सब आपको रिवाइज हो जाएं, क्विकली रिवाइज हो जाएं। दोस्तों, आपको मेरे इस पार्टिकुलर चैनल में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा रिटेल बैंकिंग का, जिसमें 20 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं टॉपिक वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करके। तो दोस्तों, उसका यहाँ पे आपको सारांश मिल जाएगा, उसका आपको एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा इस पार्टिकुलर टॉपिक में। तो अंतिम तक बने रहिएगा, ये हर एक पॉइंट को समझ लीजिए, किसी भी पॉइंट से आप एक क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये क्या होता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो अप्रोच है वो प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक, ये इस अप्रोच को ये अप्रोच प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक अडॉप्ट करती है। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंटल अप्रोच होता है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक अडॉप्ट करती है। और तीसरा होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच जो कि स्मॉलर ओल्ड जनरेशन बैंक अडॉप्ट करती है। तो बेसिकली ये तीनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, डिपार्टमेंटल अप्रोच और इंटीग्रेटेड अप्रोच। आइए दोस्तों, हम लोग बिजनेस मॉडल को देखते हैं। पहला बिजनेस मॉडल है हमारा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस। इसमें केवल एक ही प्रोडक्ट को सपोर्ट किया जाता है और डाटा जो है दूसरे प्रोडक्ट के साथ शेयर नहीं किया जा सकता है। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं हमारे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल्स के। चलिए, उसके बाद वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूचर ऑफ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। आपके सामने ये 3 दे देगा और चौथा दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज। तो ऐसा करके ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद दूसरा है हमारा वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, सेंट्रलाइज कस्टमर डाटाबेस होता है जो कि सारी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दोस्तों। तीसरा है हमारा प्रिडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसमें क्या होता है, कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है प्रिडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है दोस्तों, या इसे हम लोग हाइब्रिड मॉडल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को दूसरा नाम है हाइब्रिड मॉडल। अब दोस्तों, हम लोग इनकम लेवल को देखते हैं। एक तरफ हमारा इनकम लिखा हुआ है लाख में और एक तरफ हमारा कस्टमर सेगमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कवर कर लीजिएगा। 2 से 10 लाख के बीच में है तो मास मार्केट, 10 से 50 है तो मास एफ्लुएंट, 50 से 400 है तो सुपर एफ्लुएंट, 400 से 4000 है तो हाई नेटवर्थ, 4000 से 1,20,000 है तो सुपर हाई नेटवर्थ, और 1,20,000 से जो ज़्यादा है तो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ। अब दोस्तों, सर्विस स्टैंडर्ड से रिलेटेड एक टॉपिक है हमारा, और जिसके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट में लेकर आया हूँ। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी किसी सर्विस का फिजिकल साइड है। दूसरा है रिलायबिलिटी, ये बेसिकली इस सर्विस को प्रॉमिस करता है। तीसरा है रिस्पॉन्सिवनेस, यहाँ होता है विलिंगनेस टू हेल्प, इच्छा शक्ति होती है किसी को हेल्प करने की। उसका दोस्तों एश्योरेंस, एश्योरेंस यानी कि सिक्योरिटी, कर्टसी और कॉम्पिटेंस। इम्पैथी, इम्पैथी यानी कि अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली अलग अलग सर्विस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किया है दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है अब्राहम मास्लो थ्योरी। दोस्तों, साइकोलॉजिकल नीड सबसे बेसिक थ्योरी है। इसमें सेविंग बैंक, हाउसिंग लोन और हमारा क्या आता है, पर्सनल और अकाउंट कवर, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी नीड्स यानी कि RD, FD, LIC, टैक्स प्लान और म्यूचुअल फंड, ये सब सिक्योरिटी नीड में आता है। तीसरा है सोशल नीड, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, हेल्थ पॉलिसी, गोल्ड लोन, जिसे आता है सोशल नीड्स। स्ट्रीम नीड में आता है स्पेशल टर्म डिपॉजिट और सेकंड हाउसिंग लोन। और लास्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें पेंशनर लोन आता है, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट आता है और पेंशन प्लान आता है दोस्तों। अब हम लोग जरा नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे है। सबसे पहला स्टेज है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सेल का वैल्यू लो होता है और ये जो है ये जो स्टेज है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट को कवर नहीं कर पाता। दूसरा है ग्रोथ। अब देखिए क्या होता है, वही प्रोडक्ट वो ब्रेक इवन पॉइंट को रीच करता है दोस्तों। ब्रेक इवन पॉइंट तो पता होगा आप लोगों को। उसके बाद दोस्तों वही प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रोथ होने लगता है। तीसरा स्टेज को कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। अब क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ और बढ़ने लगता है और सेल का जो वॉल्यूम है वो अपने पीक पे रहता है, सबसे टॉप लेवल पे रहता है दोस्तों। और इस स्टेज में हमारा कस्टमर का बेस क्या होता है, वाइड होता है। चौथा स्टेज हमारा डिक्लाइन। अब क्या हुआ कि वही प्रोडक्ट जो है कम अट्रैक्टिव होने लगा, उसका आकर्षण जो था वो कम हो गया और दोस्तों सेल्स में ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाएगा, सेल्स एकदम से गिर जाएगा और इसे हम लोग स्टेलनेस या सैचुरेशन स्टेट कहते हैं।
तो दोस्तों ये 4 स्टेज ध्यान में रखिएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, इससे क्वेश्चन बार आते हैं। और मेरे उस वीडियो में भी देख सकते हैं, मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं और साथ ही साथ MCQ भी करवाए हैं। दोस्तों रिटेल बैंकिंग के मेरे जितने वीडियोज़ हैं सभी में MCQ पीछे ही में करवाए हुए हैं, तो उन्हें देखना ना बोले अंत तक। यदि आपको इस नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नोट्स के लिए। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेजेस क्या क्या है। पहला स्टेज है जनरेटिंग न्यू आइडिया, यानी नए आइडिया को जनरेट करो। दूसरा स्टेज है आइडिया स्क्रीनिंग, यानी आइडिया को स्क्रीन करो। तीसरा स्टेज है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, यानी कॉन्सेप्ट को टेस्ट करो। चौथा स्टेज है बिजनेस एनालिसिस, या इसे मार्केट एनालिसिस भी कहते हैं दोस्तों। और पांचवा स्टेज है एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट या कॉमर्शियलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये 5 स्टेज याद रखिएगा। पहले स्टेज में आइडिया को जनरेट करते हैं, दूसरे स्टेज में आइडिया को स्क्रीन करते हैं, तीसरे स्टेज में कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं, चौथे स्टेज में बिजनेस को एनालाइज करते हैं और मार्केट को एनालाइज करते हैं, और 5वें स्टेज में प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं और कॉमर्शियलाइज करते हैं दोस्तों। हाँ, एक और पॉइंट है क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर जनरली 300 से 900 के बीच में रेंज में रहता है, और जो गुड स्कोर है वो 700 से ऊपर है। दोस्तों हाउसिंग लोन में ये चार्ट याद रखिएगा। एक तरफ हमारा एक कॉलम में अमाउंट है, दूसरे कॉलम में मार्जिन है, और तीसरे कॉलम में LTV है, लोन टू वैल्यू रेशियो है। यदि 30 लाख से कम का अमाउंट है तो 10% का, ध्यान दीजिएगा मार्जिन परसेंटेज में है दोस्तों, तो मार्जिन कितना लेना है, 10% लेना है, और LTV कितना होगा दोस्तों, 90। उसी तरह दोस्तों यदि अमाउंट हमारा 30 से 75 लाख के बीच में है तो मार्जिन लेना है 20%, और LTV लोन टू वैल्यू रेशियो है, लोन टू वैल्यू रेशियो है हमारा 80। और यदि अमाउंट 75 लाख से ज़्यादा है तो मार्जिन लेना है 25%, और लोन टू वैल्यू रेशियो है 75। अब दोस्तों MOSUPA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी एलोकेशन, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। CLSS क्या होता है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होता है। हुडको क्या होता है दोस्तों, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो फ्रेंड्स इस पार्टिकुलर नोट्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, तो एक सब्सक्राइब यदि चैनल को जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों PMAY के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें तीन आप स्कीम देख सकते हैं। कॉलम 1 EWS LIG के लिए है, कॉलम 2 MIG 1 के लिए है, और तीसरा कॉलम है हमारा MIG 2 के लिए। तो इनकम ये देखिए, यदि इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करें तो 6 लाख से कम इनकम होता है EWS का, 6 से 12 लाख के बीच में MIG 1 होता है, और 12 से 18 लाख के बीच में MIG 2 होता है। मैक्सिमम ईयर 20 साल का मिलता है, 20 साल के लिए लोन मिलता है, इसमें भी 20 साल, इसमें भी 20 साल। लोन का एलिजिबल अमाउंट मैक्सिमम कितना है, EWS के लिए 6 लाख है, MIG 1 के लिए 9 लाख है, MIG 2 के लिए 12 लाख है। मैक्सिमम कारपेट एरिया तो EWS के लिए 60 स्क्वायर मीटर, MIG 1 के लिए 160 स्क्वायर मीटर, और MIG 2 के लिए 200 स्क्वायर मीटर। इंटरेस्ट सब्सिडी EWS के लिए 6.50, MIG 1 के लिए 4%, और MIG 2 के लिए 3%। स्कीम वैलिडिटी तो देखिए EWS का जो स्कीम है वो 31 मार्च 2022 तक है, MIG 1 का 31 मार्च 2020 तक, और MIG 2 का भी 31 मार्च 2020 तक। मैक्सिमम सब्सिडी जो EWS में मिलेगा वो 2.67 लाख है, MIG 1 में जो मिलेगा 2.35 लाख है, और MIG 2 में जो मिलेगा वो 2.30 लाख है। दोस्तों ये पार्टिकुलर चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको कैसे ही पूछा सकता है। ऐसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम कारपेट एरिया फॉर MIG 1, तो ये आपको याद कर लेनी है। इस चार्ट को 2-3 बार देखिए तो अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग सिंकिंग फंड के बारे में बात करते हैं। सिंकिंग फंड क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल कैपिटल था उसको यदि हम रिकवर करना चाहते हैं तो रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ फंड को अलग रखना पड़ेगा। तो जिस फंड को हम लोग अलग रखते हैं, द फंड विच इज सेट असाइड, किस पर्पज़ के लिए, तो पर्पज़ है हमारा ओरिजिनल कैपिटल को रिकवर करने के लिए। तो ओरिजिनल कैपिटल को रिकवर करने के लिए जिस फंड को हम लोग बगल में रखते हैं, असाइड रखते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं सिंकिंग फंड। और इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई अंडर ब्रैकेट 1 + r होल टू द पावर n -1 अपॉन r, या इसे कह सकते हैं r टाइम्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r होल टू द पावर n -1। दोस्तों r है हमारा रेट पर पीरियड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पीरियड आपको रेट मान लीजिए एनम में दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा आप, तो यदि रेट एनम में आपको दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, उसको पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी जिस जैसे मंथली पूछा गया तो 12 से डिवाइड कीजिए, क्वार्टरली पूछा गया तो किसे डिवाइड कीजिएगा बताइए, 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो और यहाँ एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड। एन क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, तो ईयर इनटू मंथ। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के, सब मैं इस पार्टिकुलर PDF में कवर कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये PDF काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए रिवर्स मॉर्गेज का फॉर्मुला देखिए, मैंने अच्छे तरीके से समझाया था रिवर्स मॉर्गेज को अपने यूनिट 21 में, आप वहाँ जाके इसे समझ सकते हैं। अभी मैं केवल फॉर्मुला बता रहा हूँ। तो दोस्तों रिवर्स मॉर्गेज लोन जो होता है उसका जो मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है PV × LTV × R डिवाइडेड बाई 1 + r होल टू द पावर n -1। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा रिवर्स मॉर्गेज लोन का मंथली इंस्टॉलमेंट वैल्यू का।
ठीक है, इसको यदि डिटेल में समझना है कैसे यूज करना है तो मेरे रिटेल बैंकिंग के यूनिट 21 में चले जाइए। मैंने 2-3 एग्जांपल लेके समझाया है इसे। दोस्तों डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो इसके लिए 2 फॉर्मूला है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है d = c - s अपॉन n। कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों d क्या है हमारा, d है एनुअल डिप्रिसिएशन, c क्या है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट, s क्या है हमारा साल्वेज वैल्यू। ठीक है, साल्वेज वैल्यू क्या होता है, तो साल्वेज वैल्यू क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी है हमारा उसके एंड में देखिए हर एक प्रोडक्ट का अपना यूजफुल लाइफ होगा। तो जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो यूजफुल लाइफ है, उसके यूजफुल लाइफ जब खत्म हो गया तब जो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसे ही साल्वेज वैल्यू कहते हैं। और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, या टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं। तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं इसे। दूसरा फॉर्मूला है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मूला है c × 1 + 1 - p होल टू द पावर n। c हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है, p हमारा परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज है और n हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, c × 1 - p होल टू द पावर n। उसके बाद दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट ये है एब्रीविएशन है जिसको याद रखिएगा। RLPC का फुल फॉर्म है रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर, और TAT होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब दोस्तों क्रेडिट कार्ड से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जिस बैंक का नेट वर्थ 100 करोड़ से ज़्यादा है तो वही उसी को क्रेडिट कार्ड बिजनेस दिया जाएगा। NPCI नॉन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बिलिंग साइकिल हमारा क्रेडिट कार्ड का होता है 20 से 50 दिन का, और लेट फी जो है वो 200 से 500 के रेंज में होता है। MAD होता है हमारा मिनिमम अमाउंट ड्यू, जो कि हो सकता है हमारा जो हमारा स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग है उसका 5% होता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मैंने एक पूरा का पूरा 5 या 6 क्वेश्चन का केस स्टडी भी बनाया है दोस्तों। 5 या 6 केस स्टडी है जिसका PDF मेरे पास अवेलेबल है। तो जिन लोगों को PDF की रिक्वायरमेंट है वो मुझे नीचे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों 250 यदि MAD है हमारा तो वो डिफ़ॉल्ट के केस में होता है, और यदि 250 से कम है MAD मिनिमम अमाउंट ड्यू तो उस केस में क्या होता है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे पे करना होता है। तो ये कंडीशंस हैं, यदि 250 से कम है तो जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसे पे करना होगा। 250 है तो डिफ़ॉल्ट के केस में 250 हो जाता है हमारा मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये 3 केस आपके बुक में भी दे रखा है। दोस्तों डेली इंटरेस्ट चार्ज का फॉर्मूला है आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंटू R/100 इंटू 12/365। उसका दोस्तों एनुअल इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है 1 + R होल टू द पावर n - 1। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% हर एक महीना बदल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, R की जगह लिखिएगा 2/100 और बस टाइम पीरियड को आप लोग मंथली कर लीजिए। तो 1 साल में यदि करना है तो 1 साल में 12 महीना होता है, इसलिए n का वैल्यू हम लोग 12 रख लेंगे। तो 1 + 2/100 होल टू द पावर 12 - 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 26.82। तो ये हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों यदि क्रेडिट कार्ड के बारे में डिटेल में जानना है कि इन सभी फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं तो आप वो पार्टिकुलर केस स्टडी वाला PDF एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के अलावा एक होता है हमारा चार्ज कार्ड। इसमें कस्टमर को अलाउ किया जाता है कि वो परचेज देखिए जो परचेजिंग कॉस्ट है उसको डिफर कर सकते हैं। ठीक है, साइकिल के एंड तक, यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि जो पे ऑफ है इंटायर अमाउंट का वो कार्ड के यूजेस के बाद ही होगा। पे ऑफ इंटायर अमाउंट ऑफ कार्ड यूजेस, ऑब्वियस सी बात है, मतलब आपके पास जो कार्ड रहेगा उस पर फिक्स रहेगा, इतना अमाउंट ही उस पर है। मेट्रो कार्ड सब इसका एग्जांपल है दोस्तों। उसके बाद प्रीपेड कार्ड क्या होता है कि इट ऑफर्ड अ सर्विस टू अनबैंक कस्टमर, यानी कि जिनका बैंक नहीं है तो उन्हें यदि सर्विस मिलना है तो उसे प्रीपेड कार्ड कहते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड, बाय नाउ पे नाउ, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, कॉन्टैक्टलेस कार्ड, NFC आप लोग जानते होंगे, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ये जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है वो वर्क करता है दोस्तों। अब देखिए हमारा जो रिटेल बैंकिंग में मार्केटिंग का डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सा है। पहला स्टेज है मार्केटिंग एनालिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, यानी SWOT एनालिसिस करते हैं दोस्तों। दूसरा स्टेज है मार्केटिंग प्लानिंग। दोस्तों इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोग याद रखेंगे। मार्केटिंग प्लानिंग का एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जो कि फॉरेन बैंक अडॉप्ट करती है, शॉर्ट में से SBU कहते हैं। तीसरा है मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे क्या होता है हु, व्हेन, हुम एंड हाउ। चौथा है हमारा मार्केटिंग कंट्रोल, इसमें हमारा रिएक्टिव मेथोडोलॉजी होता है और प्रोएक्टिव मेथोडोलॉजी होता है। दोस्तों रिटेल बैंकिंग में 7P का मार्केटिंग मिक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहला है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। इस पे बेसिस पे MCQ यदि करना है तो मेरे इस वीडियो लेसन में चले जाइए, वहाँ पे मैंने क्लियर किया है दोस्तों। 7P जो एक तरह का हॉलिस्टिक अप्रोच दिखाता है रिटेल बैंकिंग का। उसका दोस्तों ATM पे आ जाइए। ATM हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। देखिए एक मंथ में मिनिमम 5 टाइम, तो फ्रेंड्स मिनिमम 5 टाइम्स जो है एक मंथ में, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, किया जा सकता है। सॉरी ये मैक्सिमम है। और उसी तरह मेट्रो सिटी में 3 ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये फ्री वाला है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, विदाउट चार्ज। अब चार्ज देखिए, अब उसके बाद कीजिएगा तो 20 रुपये का चार्ज लगेगा पर ट्रांजैक्शन आफ्टर फ्री ट्रांजैक्शन।
और जो एटीएम का फेल ट्रांजैक्शन है वो 7 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए। यदि मान लीजिए नहीं क्रेडिट होता है तो 7 वर्किंग डे के बाद जो है पर डे कंपेंसेशन 100 रुपया का है। ठीक है, जितना दिन डिले होगा उस हिसाब से 100 रुपया के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि कंपेंसेशन कितना देना होता है बैंक को। अब दोस्तों WLA क्या है? वाइट लेवल एटीएम। ये नॉन बैंकिंग एंटिटीज ये एटीएम प्रोवाइड करती है दोस्तों। उसके अलावा एक नंबर है *99#, ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइड है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा USSD। इन्फिनिट का अब देखिए कुछ फुल फॉर्म है जो कि पता होना चाहिए। इन्फिनिट होता है इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैनेजिंग सिस्टम, NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच, IBCC इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। अब देखिए SaaS होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, IaaS होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दोस्तों म्यूचुअल फंड पे आ जाइए। म्यूचुअल फंड में 3 तरह के होते हैं, इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम फंड और मनी मार्केट फंड। एक होता है ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में का मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होता है, और एक होता है क्लोज एंडेड फंड जिसका मैच्योरिटी डेट फिक्स होता है। दोस्तों कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी होगी, इसमें 1 से लेके 100 कंपनी हो सकती है। मिड कैप कंपनी 1 से लेके 250 हो सकती है, क्योंकि लार्ज कैप मतलब कि जिसका कैपिटल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो वैसे कंपनी कम संख्या में होती है। और स्मॉल कैप जो है 251 से ज़्यादा होती है। दोस्तों प्रोपेगेट का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिस्क, O फॉर अपॉर्चुनिटी, P फॉर पीपल, A फॉर एपेटाइट, G फॉर 6 फॉर ज्योग्राफी, A फॉर एट्रीब्यूट, T फॉर ट्रेनिंग एंड E फॉर एजुकेशन। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी इस पार्टिकुलर PDF में कवर है। तो इस PDF के इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। SGB क्या होता है? हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बेसिकली ये जो है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड या उसके मल्टीपल में डिटरमाइन किया जाता है, और ये एक तरह का फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट है, और ये RBI इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में। और इस बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 ग्राम है, और मैक्सिमम जो वो 4 kg है। ये किसके लिए है? तो ये इंडिविजुअल और HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है। और यदि ट्रस्ट है तो उसके लिए 20 kg है। ठीक है, 20 kg मैक्सिमम अमाउंट है। कैपिटल गेन मिनिमम तो 1 ग्राम है। कैपिटल गेन पे आ जाइए दोस्तों। देखिए सर सब पॉइंट्स हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई भी प्रॉफिट हुआ या कोई भी गेन हुआ, किस के कैसे गेन हुआ? तो आपने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया। ठीक है, तो वो जो देखिए आप जब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो वो चार्जेबल होता है, और उससे जो भी आपको प्रॉफिट और गेन हुआ वो चार्जेबल होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके टैक्स कहा जाता है, उस पर टैक्स गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है अंडर द हेड कैपिटल गेन। अब दोस्तों ये प्रश्न उठता है कि ये कैपिटल एसेट है क्या? आइए मैं समझाता हूँ। तो कैपिटल एसेट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी संपत्ति हो, चाहे वो चल हो या अचल संपत्ति हो, यानी मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, सभी पे जो है आप यदि दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और उस पर आपको यदि लाभ होती है तो उस पर आपको टैक्स देनी होती है, जिसे हम लोग कैपिटल गेन कहते हैं। दोस्तों इस पर मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, और इस पर बेसिकली केस स्टडी पूछा जाता है हर एक साल। तो उस केस स्टडी को आप मेरे रिटेल बैंकिंग के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे तरीके से समझाया भी है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ केस स्टडी को डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों कैपिटल गेन 2 तरह के होते हैं, एक होता है STCG और एक होता है LTCG। STCG होता है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी को 36 महीना यानी कि 3 साल से कम दिन तक रखे हैं और उसे बेच रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। और यदि आप किसी प्रॉपर्टी को 36 महीना से ज़्यादा के लिए यूज रखे हैं, तो 36 महीना से ज़्यादा यानी 3 साल से ज़्यादा, और उसे आप बेच रहे हैं तो वो LTCG में आएगा। अब देखिए दोस्तों चार्ज कितना है, तो 20% चार्ज है, और उसमें सरचार्ज भी लगता है। सरचार्ज क्या है? 10% एक्स्ट्रा लगता है यदि कैपिटल गेन का वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है, और यदि एजुकेशन सेस है तो 4% लगता है, 3% पर 1%। दोस्तों कैपिटल गेन का फॉर्मूला मैंने लिख लिया यहाँ पे, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इंटू CII अपॉन सेल डिवाइड बाई CII अपॉन प्राइस। दोस्तों कैसे फॉर्मूले को यूज करना है वो मैंने केस स्टडी वाले वीडियो में बताया अच्छे तरीके से। मैंने ट्रिक्स भी बताए थे, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे इसे याद करने का, और कैसे इसके बेसिस पे केस स्टडी को टॉपिक वाइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था दोस्तों। अब फ्रेंड्स UTR होता है हमारा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। ये 22 कैरेक्टर का होता है यदि RTGS है, और 16 कैरेक्टर का होता है यदि नेफ्ट है। दोस्तों पहला 4 कैरेक्टर IFSC को डिनोट करता है, IFSC के फर्स्ट 4 कैरेक्टर को डिनोट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर R से RTGS, C से चैनल, और उसके बाद Y होता है हमारा ईयर, MM होता है मंथ, और DD होता है डेट, और लास्ट जो 8 है वो सीक्वेंस नंबर होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद IFSC होता है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, पहला कैरेक्टर फर्स्ट 4 कैरेक्टर बैंक का नाम है, 5वां कैरेक्टर 0 होता है, और छठा और लास्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे उस ज्योग्राफी को इंडिकेट करते हैं, उस पार्टिकुलर ब्रांच के ज्योग्राफी को, वो ब्रांच के लिए यूनिक होते हैं। RTGS का टाइमिंग देख लीजिए, पहले था नाम देखिए ओल्ड लिखा हुआ है, पहले था 8 से 4:30, लेकिन अब हो गया है 8 से 6। मिनिमम अमाउंट जो है, यदि मान लीजिए RTGS का ट्रांजेक्शन 2 से 5 लाख तक है तो उसमें 30 रुपया चार्ज लगता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है दोस्तों, मैं एक जनरल व्यू बता रहा हूँ।
और दोस्तों यदि 5 लाख से ज़्यादा है तो 55 रुपया। नेफ्ट का टाइमिंग 8 से 7 है और ये 23 बैच में इसको फॉलो किया जाता है। एबीएस होता है दोस्तों एसेट बैक सिक्योरिटी। डिस्काउंटिंग का काम ये होता है कि हम लोग फ्यूचर कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालें। और पारी पशु चार्ज क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा बैंक एक ही प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज को चार्ज करता है तो उसे पारी पशु चार्ज कहते हैं। मॉर्गेज हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्विक रिव्यू सेशन पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 लाऊंगा। इसमें मैं जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसे कवर करूंगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं कवर करूंगा जो कि आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल में और लोगों को जोड़िए, बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बहुत ही कम जुड़ रहे हैं, और भी ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, यदि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप कीजिए। धन्यवाद।